आप सोचते होंगे कि ये थोड़ा सा अलग है आज कुछ। कभी कभी हुआ है ऐसा कि म्यूजिक के बगैर भी शो शुरू हुआ है। तो अगर म्यूजिक के बगैर शुरू हो रहा है तो कोई बात नहीं, बातचीत तो वैसे ही होगी जैसे रोज होती है, वैसे ही होंगे तमाम सारे लोग जो रोज के हैं, रोजमर्रा के लोग हैं, वो हमारे साथ शरीक हैं। उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात सच है कि एक फॉर्मेट बन जाता है, उस फॉर्मेट में आप रहते हैं तो म्यूजिक होता है, फिर म्यूजिक के बाद बातचीत शुरू होती है, तो फिर आप भी दो चार बातें कहते हैं, तो दो चार बातें आगे चलती हैं। लेकिन जनता मौजूद है, वो पहले से ही आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप दिल्ली में या दिल्ली के आसपास रहते हैं और म्यूजिक आपकी रगों में है और आप म्यूजिक में शिरकत करना चाहते हैं, शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और गाना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम। जरूर आइए, ऐसे ही तमाम सारे लोग आते रहे, वो लोग भी आएंगे जो पहले आते रहे, वो लोग भी आएंगे। लेकिन आप अगर खुद करना चाहते हैं या गाना चाहते हैं, आपके अंदर है म्यूजिक, तो जरूर यू आर वेलकम। ये प्लेटफॉर्म आप ही के लिए। थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। पहलवान तो सिर्फ मैट पे लड़ता है, अखाड़े में लड़ता है, लेकिन उसके बाद कुश्ती हुई, खत्म हुआ और उसके बाद वो हाथ मिलाता है। जब वो हाथ मिलाता है और जब वो कुश्ती खत्म हो जाती है, राजनीति की कुश्ती उसके बाद बड़े होशियार आदमी है। कहां के रहने वाले हो यार? मैं जयपुर का हूँ। मैंने तो सोचा था नहीं समझ पाओगे, लेकिन तुम तो सब समझ गए। जहां पे पहलवान हाथ मिला के चला जाता है, वहां से कुश्ती, जब कुश्ती खत्म हो गई, वहां से राजनीति की कुश्ती, रस्सा कशी शुरू होती है। मैं भी देख रहा था बयान, फोगट के परिवार का था और उन्होंने कहा कि प्लीज इसमें रस्सा कशी मत करिए। उन्होंने नसीहत अपोजिशन को दी है कि जो हो गया जो है वो है, अब मुझे शिक्षा मत दीजिए। ये बात वहां पे आई है। बातचीत यहां से सिलसिला उन्होंने कल जो सबसे अहम हिस्सा है, मैं वहां से बात रख देता हूं, उसके बाद मैं आपका सबका तारुफ कराता हूं। उन्होंने कहा कि हमने अपने जूते जो हैं मैट से उतार दिए। इसका मतलब होता है, पहलवान के मतलब ये होता है जब अपने जूते उतार के रख दे, इसके मतलब ये होगा कि अब वो संन्यास ले रहा है और वो कुश्ती पे नहीं आना। लेकिन मेरी इच्छा है, तमाम सारी देश, मेरे से मतलब देश के तमाम सारे लोग चाहते हैं कि 28 में भी वो कुश्ती लड़ें। वो तो उनका फैसला होगा, उनके परिवार का फैसला होगा, उनके कोच का फैसला होगा जब वो आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुश्ती से जा रही हूं, लेकिन वो तो कुश्ती से अलविदा कह रही हैं, लेकिन राजनीति की धार है बहुत तेज है। आज संसद में, राज्यसभा अपर हाउस में बातचीत का सिलसिला हुआ, शुरू हुआ। चेयरमैन साहब ने बड़े दुख के साथ कहा कि मैं जा रहा हूं, मुझे ठेस लगी और जिस तरह से अपोजिशन ने उनको बात कही, उनको बोले कि ये गलत तरीका है। हाउस का एक डिसिप्लिन है, स्पोर्ट्स का भी एक डिसिप्लिन है। आज इसी पे बातचीत होगी। मैं मेहमानों का तारुफ करा देता हूं, फिर मैं आज कुछ लोग जो आए हैं वो बिलेसवा डेयरी से आए हैं, मैं वहां पे जरूर बात करूंगा, आपकी बात जरूर सुन लूंगा। मैं 100% मैं आपकी बात जरूर सुन लूंगा। अजय सहरावत साहब जहां से आते हैं, ये दिल्ली के आसिफाबाद से आप आते हैं, कहां के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली में बवाना गांव से रहने वाला हूं, जहां से मशहूर पहलवान सतपाल जी। सतपाल जी, ग्रेट सतपाल जी, वो ये उन्हीं गांव के रहने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इनका जो सरनेम है सहरावत, वो पहलवानी और कुश्ती का एक जाना माना पहचाना नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी का पक्ष रखेंगे मनीष गुप्ता जी, आप भी कुश्ती लड़ते हैं? फाइनेंशियल कुश्ती लड़ते हैं। हाँ जी, हम फाइनेंशियल कुश्ती लड़ते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे हम हैं वैसे ही आप हैं। हम कुश्ती को देखते हैं और उसमें रुचि रखते हैं। अब हाँ, सब तरह के नहीं, बस रस्सा कशी देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जेपी लोहिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी कुछ देर में मौजूद रहेंगे, थोड़ा लेट हैं वो। गौरव चाचा साहब समाजवादी पार्टी के हैं, वो भी हमें जो सरनेम है उससे पता चलता है कि हरियाणा और दिल्ली के आसपास के ही हैं आप भी, है ना साहब? मैं नोएडा से ही हूँ। नोएडा से हैं। देखिए, तो पहलवानी और कुश्ती और ये इस इलाके का बहुत चर्चित स्पोर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अजय अरोड़ा जी दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, पॉलिटिकल कमेंटेटर। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन जो सबसे पहले यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे दो चार बात करना चाहेंगे जरूर। विनेश फोगट को लेकर तमाम सारी चर्चा, तमाम सारी बातचीत हो रही है। जनता की प्रतिक्रिया सबसे पहले आनी चाहिए और जो जनता कहना चाहती है वो उसको पहले सुनना चाहिए। वो जो मेरे शो का सबसे पहला जो थीम होता है, जहां से बातचीत का सिलसिला जुड़ता है। क्या नाम है आपका?
सूरज कौशल। सूरज कौशल, नाराज हो क्या? नहीं नहीं सर, नाराज कहाँ से आना हुआ? अयोध्या से हूँ मैं। अच्छा, अरे तो ऐसा कहा है, बिल्कुल एकदम अयोध्या वाला तो बड़ी विनम्रता से, सब बढ़िया प्रेम से। कैसे आना हुआ बाबू? इधर कुछ काम था सर। काम तो हो गया? यस सर। अच्छा, तो कुछ कहना है? कह सकता हूँ। हाँ बोलो। यस, पूछिए आप। हम तो पूछा कि बताइए, विनेश फोगाट पे बात हो रही है, चर्चा हो रही है, राजनीति अपनी जगह चर्चा कर रही है, क्योंकि वो तमाम सारे संदर्भ जुड़ गए, पुराने संदर्भ जो थे वो जुड़ गए। और विपक्ष ने भी कुछ सदन में कहा, सत्ता पक्ष ने कहा, हालांकि लीडर ऑफ द हाउस वहां पे बोल चुके, लेकिन उसके बाद भी बहस हुई। जी, बहस रिगार्डिंग ये हो रही है कि उनको कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से बाहर निकाल दिया गया। ठीक, जब आपका मन हो, कभी कभी क्या हुआ, जबरदस्ती कुश्ती लड़वा दो तो हार ही जाता है पहलवान। हम जबरदस्ती कुश्ती लड़वाने वाले नहीं, जब मन हो तब बोलना, जबरदस्ती नहीं। पहले मैं बीजेपी की तरफ से कोशिश करता हूं और उसके बाद मैं आता हूं आपका। जी जनाब आली अरोड़ा जी। जी देखिए, विनेश फोगाट के चाचा जी का स्टेटमेंट मेरे ख्याल से आप सबको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हुड्डा साहब आप राजनीति ना करें कम से कम, क्योंकि जब आप चीफ मिनिस्टर थे और जब विनेश और बबीता कुश्ती में अपना नाम कमा करके आई थी, तो आपको उनको डीएसपी और एसपी लगाना था, और आपने राजनीति करके उन बच्चियों के साथ उनको इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर लगाने का काम किया था। वो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आज उनको पॉलिटिकल एंगल सूट करता है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। तो किसी हरियाणा के इलेक्शन आ रहे हैं, ओलंपिक खत्म होंगे, उसके बाद ग्रेट ओलंपिक शुरू होंगे। गजब है साहब, राजनीति का अखाड़ा भी साहब। मैं आया बेटा, आया। तो उनको किसी ना किसी तरह से इग्नाइट करना है पॉलिटिकल फायर वहां पर, तो इस तरह के उलझुल स्टेटमेंट वहां पर दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है विनेश के चाचा जी ने जो स्टेटमेंट दी, उसके बाद पॉलिटिकल आधार तो खत्म हो जाता है। और रही बात सरकार की, सरकार एक खिलाड़ी के लिए क्या कर सकती है? सरकार एक खिलाड़ी को खेलने के लिए अच्छी जगह दे सकती है, अच्छा ट्रेनर दे सकती है, अच्छा फिजियो दे सकती है, बाहर कहीं विदेश में ट्रेनिंग करने जाती है तो वो दे सकते हैं, कोई पर्सनल असिस्टेंट दिया जा सकता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट दे सकती है। ये टोटल मिला के कुछ 80 लाख रुपए विनेश फोगाट की ट्रेनिंग पर खर्च हुए सरकार के, जो सरकार का अधिकार क्षेत्र भी है और जो सरकार की जिम्मेदारी है। क्या सरकार ने कहीं अपनी जिम्मेदारियों में चूक करी? नहीं। क्या विनेश वहां रिप्रेजेंट करने के लिए गई, उसके लिए क्या कहीं सरकार बीच में आई? नहीं। क्या सरकार ने अपनी ट्रेनिंग के खर्चों में देने में कोई कमी करी? नहीं। लेकिन उसके बाद अगर ओलंपिक में कोई खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हो जाता है वजन की वजह से, जितने लोग यहां स्पोर्ट्स में रहे होंगे, खेलने कभी गए होंगे कुश्ती, तो उन्हें पता है वेट कैटेगरी एक बड़ा मसला रहता है, चाहे वो गेम जूडो का हो, चाहे वो गेम कुश्ती का हो। और बहुत सारे बच्चे वेट कम करते हैं, कम कैटेगरी में खेलते हैं, कभी ज्यादा कैटेगरी में खेलते हैं। मुझे लगता है ओलंपिक के फैसले को, जो वर्ल्ड में लेवल पर चल रहा है, उसको आप हमारी लोकसभा में घसीट कर और रोड पर राजनीति में घसीट कर उन खिलाड़ियों का भी अपमान कर रहे हैं, खेल का भी अपमान कर रहे हैं। राइट, आई एग्री। सरावत साहब, मैं एक बात कह सकता हूं कि कभी कभी हो सकता है बोलने में कोई चीज सहजता से बोली जा रही है, कोई चीज। हाँ, जीता है। हाँ, हारा नहीं, जीता है। हाँ, मैं समझ गया आपका हिसाब से, आप समझ गया। ठीक, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कभी कभी बहुत सहजता के साथ बात कही जाती है, लेकिन कभी कभी वो बात सहजता से कही जाती है, लेकिन वो कभी कभी कहीं और लगता है। आप हिसाब नहीं गिना रहे हैं। वो जब आप पैसे, हाँ, आप बिल्कुल हिसाब नहीं गिना रहे, ये मुझे समझ में आ गया था, लेकिन आप ये जरूर बता रहे हैं, और ये अच्छी बात है, क्योंकि आप चाहे जितने पैसे गिना दीजिए, लेकिन वो जो एक पदक आता है ना, वो गौरव जो आता है ना, जो राष्ट्र पे जो मुस्कान आती है ना, वो जो तमाम सारे लोगों के दिलों में, उसका कोई मोल नहीं है मेरे भाई। मुझे मालूम है आप परेशानी में आए हैं यहाँ पे, लेकिन जब राष्ट्र की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, तो आपके हाथ में ताली है और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट की। तो जो आपने हिसाब गिनाया, वो सहजता से गिनाया, मैंने उसको सहजता से लिया, मैंने उस पर कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं की। और वो जो एक रेसलर, एक एथलीट जब वो तमगा लाता है तो वो गौरव होता है। लेकिन बात यहां नहीं, सिर्फ इतनी नहीं है, जो आज सदन में हुआ और जो चर्चा छिड़ी है कि राजनीति का अखाड़ा जो है वो ज्यादा तेज है, ज्यादा तीखा है, इस पर बातचीत है। मैं आया सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड सर, आप बस आया। क्या नाम है? ऋषभ नाम है सर, बिहार से हूँ। कहां से? बिहार से। बिहार से, अच्छा जी। सर सबसे पहले राजनीति इन लोग सर आज से नहीं हुई, कब से हो रही है। जब जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो सारे क्रिकेटर जितने भी थे कोई सा आगे नहीं आया, लेकिन आज मेडल आई। और पहली बात भैया ने बोला कि वेट बढ़ गया तो वेट एक दिन में नहीं बढ़ती है सर, आपको ही मालूम होगा, वेट एक दिन में नहीं बढ़ती है। वेट राजनीति हुई है इनके साथ, ये लोग माने या ना माने, कैसे बढ़ जाएगी भैया एक दिन में? क्या बात करते हो यार, एक दिन में नहीं वेट नहीं बढ़ती। और राजनीति हुई है, और पहली बार जितने भी क्रिकेटर थे, एक सेकंड रुको यार भैया, रुको, एक बोलने दो यार, बोलने दो यार। बोलो 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 कि पहली बात की, अगर जितने भी क्रिकेटर थे, जितने भी एथलीट फील्ड से सारे आते हैं, वो लोग क्यों नहीं आगे? क्या नाम है तुम्हारा? ऋषभ नाम है। ऋषभ, क्या काम करते? मैं आ गया, परेशान ना हो, परेशान ना हो। बड़े बड़े
जो प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े लोग जो टेलीविजन पे या जो बड़े प्रोग्राम करते हैं, उनको भी पता नहीं होता कि ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल में फर्क कितना है। तो ये तो सौरभ हैं, हमारे जैसे ही हैं, हम भी अनभिज्ञ हैं, ये भी अनभिज्ञ हैं। बेटा उन्होंने अपनी कैटेगरी बदली थी। वो 53 पे कुश्ती लड़ती थी, वो 50 पे कुश्ती लड़ रही थी। 49.5 थी जो पिछली कुश्ती लड़ी, और उसके बाद जब उन्होंने डाइट ली तो उसके बाद जब उनका वेट बढ़ा, वो बहुत कोशिश की गई, बाल तक काट दिए उसने। ठीक है बेटा, तो थोड़ा कोई बात नहीं, तुम्हारा बहुत उत्साह है कि जब समझोगे, यही होता है, यही मकसद है कि तुम जैसे लोग, 4 लोग 5 लोग इकट्ठा होंगे। अच्छा, ये स्पोर्ट्स में ऐसा होता है, मकसद ये है। वो राजनीतिक अखाड़ा कहां और कैसे खुल गया, ये मकसद नहीं। कौन हाथ उड़ा रहा था जी, बोलो। देखो, पहली बात तो मेरे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। क्यों ऐसी क्या बात, डर है क्या कोई? नहीं, डर नहीं है, मैं संबंध नहीं रखता किसी पार्टी किसी से रखता ही नहीं, नहीं। तुम अंदर आओ, खाली में हाथ तुम्हें पटकूंगा 4 बार, अंदर आओ। कैसे अजीब आदमी, वोट डाला था, वोट डाला था। हाँ बिल्कुल वोट डाला हूं। अगर वोट न डाले तो कान उखाड़ के इधर लगा देते तुम्हारे। नहीं, वोट पहलवानों का कान देखा कभी, रगड़ देते हैं वो ऐसे, रगड़ देता तुम्हारा कान। बिल्कुल पूछो सर। तो ऐसा नहीं है, राजनीति कोई अछूत चीज है, बहुत अच्छी चीज है। तो तुम ये बार बार डर के कहा गए तो कि इधर उधर मैं है। ये कह रहा हूँ कि अभी मैं बोलूंगा, ऐसे सोचेंगे लोग कि ये तो किसी राजनीतिक पार्टी का आदमी है, इसलिए कहा मैंने कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है। कोई बात नहीं, तुम बोलो, चलो हाँ। स्वस्थ होके बोलो। देखो, ये है रही बात विनेश फोगाट जी की, पूरा देश उसका सम्मान करता है। वो रजत पदक, वो गोल्डन आता पदक उसे चूक गई, पूरे देश को दुख है इस चीज को लेकर के, क्योंकि ये सही बात है, सारा देश इससे दुखी है। परंतु इसमें मैं तो इतना सा देखा कि जैसे वो एक दिन पहले हुआ, 50 किलो में थी वो विनेश जी फोगाट, 50 किलो की में थी, वो जीत गई। एक दिन में 3 पहलवानों ने, उन्होंने 3 पहलवानों को हराया, 3 बाउट लड़ी। हाँ, हाँ। फिर वो फाइनल में पहुंच गई। हाँ। अब सुबह जैसे न्यूज से पता चला मुझे कि 2 किलो 700 ग्राम उसका वजन बढ़ गया। फिर रात भर वो मशक्कत हुई, राष्ट्रपति, लेकिन कहना क्या है, तुम हाँ। जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत नहीं, करो। कहना ये दाव है- लगाना हो, जल्दी दाव लगाओ, वरना जाओ वहां। नहीं, हाँ। कहना यह है कि वास्तव में एक बात तो है कि जो 2 किलो 700 ग्राम वजन बढ़ा, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए। ओलंपिक का गेम था, हाँ, ओलंपिक का गेम था, हाँ। तो इतना तो पता ना। अच्छा, तुम्हें लगता है कि इसमें कहीं कोई पेंच हाँ, है? इस पे- ठीक। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम है किसना। इसको अरे किसना हो तुम? इसको लेके सर, अच्छा, ये बताओ। एक और बात है सर, हम सुन लेंगे। कौन सा जगह से आए हो? जयपुर से आया हूँ, बस्ती से। जयपुर से? जयपुर में बस्ती तहसील है मेरी। बस्ती तहसील है। हाँ। खड़े हो, वहां पे आता हूं, देखता हूं। जी जनाब अरोड़ा जी। भारत की बेटी, देश की बेटी विनेश फोगाट जी, सबसे पहले भारत माता की, भारत माता की, भारत का गौरव। और तो फिर राजनीति काहे के लिए हो रही है? देखिए, राजनीति मैं नहीं करना चाहता। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने गिनाए 80 लाख, उन्होंने ये गिनाया कि देखिए, वो सहजता से कहा था उन्होंने, मैंने उसको सहजता भाव से उसको रख लिया था। मुझे मालूम था ये बात पॉइंट पकड़ा जाएगा तुम्हारा आज। वह बहुत सहजता के साथ कहा था। ये एहसान नहीं दिखा रहे थे, ये मैं इसको सहजता भाव से ले रहा हूं। मैं ये बिल्कुल, मैंने कहा सरकार का अधिकार भी है और सरकार की जिम्मेदारी भी है। और आपका दायित्व भी है सर, दायित्व भी है। और मैं कह रहा हूँ, खर्चे का विवरण वही देगा जो खर्चा करेगा, घोटालों का विवरण थोड़ी होता आप है। खर्चा गिना नहीं रहे, बस सिर्फ सहजता भाव से मैं ले रहा हूं। मैं सहज भाव से। चलो ना भाई साहब ने खर्चा जताया, ना भाई साहब ने ये कहा कि इंस्पेक्टर की नौकरी दी, एसडीएम की नौकरी, डीसीपी। हम ये भी नहीं कहते कि भाई साहब ने देश के गौरव, जब जंतर मंतर पे था, मैं ये बात नहीं करूंगा। उस लड़की का साहस, वो जो तिरंगा लेके घूमती थी, क्या किया जंतर मंतर पे, लाठियों से मारा। और ब्रिजभूषण के खिलाफ जब बात हुई, आज मैं वो बात करना नहीं चाहता क्योंकि देश। अच्छा, मुझे अरोड़ा जी, नहीं कोई नहीं, मैं अरोड़ा जी आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। विनय, हाँ छोड़िए, मैं आज आपसे एक बात, विनेश का जब भविष्य में चित्र बनेगा, या जहन में जब चित्र बनता, मैं कोई उसके राजनीतिक पृष्ठभूमि पे नहीं जा रहा, ठीक है, वो उसका आंदोलन था, हम सारे लोग थे, वो यहीं थे, वो अक्सर वही यहां घूमते हुए चले आई, इधर से भी निकल के गई। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आप जब चित्र बनाते हैं विनेश का, तो कौन सा चित्र भविष्य में बनाएंगे आप? मैं ये जानना चाहता हूं। अनलेस एंड अनटिल कोई पॉलिटिक्स में आ जाए उसके, मैं कौन सा, वो गई किस लिए थी, मैं ये भी जानना चाहता हूं आपसे। मैं 2 सवाल पूछ रहा हूं आपसे अरोड़ा जी, कौन सा चित्र और कौन सा चित्र भविष्य में, वो गई किसके लिए थी, ये जानना चाहता हूं। हम जो चित्र बनाएंगे, देश, उसके हाथ में तिरंगा होगा और उसकी तस्वीर, एथलीट ना?
बिल्कुल और वो एथलीट जो पदक के सबसे करीब था, यही तो होगा ना। हाथ में पदक होगा, हाँ। तिरंगा होगा, माथे पे तिरंगे का निशान होगा, गले में तिरंगा होगा, आगे तिरंगा होगा, इधर तिरंगा होगा, ठीक, इधर तिरंगा ठीक। होगा, पीछे तिरंगा होगा। अरे ठीक है रोजी, शब्दों का कम इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, लेकिन आपने फिर राजनीति क्यों करी? नहीं, हमने राजनीति नहीं की। हमने तो ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अभी ये देखो बीच में बोले, इसे कहते हैं करंट लगना। राजनीति कर रही है ये विपक्ष के नेता, मेहनत कर रही है विनेश, और जो मेहनत कर रही है अपने लिए, पूरे देश के लिए, और उसकी मेहनत का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। जब वो जीत रही थी, जब विनेश जीत रही थी, तब ये लोग क्या शोर मचा रहे थे, ये हो गया, वो हो गया, मोदी जी को ये कर दिया। अरे जब वो मोदी जी उसकी मुश्किल में भी साथ थे, उसकी खुशी में भी साथ है। ठीक ठीक, अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। समाजवादी पार्टी, मैं बिलेसवा डेयरी, मैं आ रहा हूं, आराम से खड़े रहिए, सुनिए मेरी बात। अरे हल्ला मत मचाइए जी जनाब। देश की बिटिया जो डिस्क्वालीफाई हुई है बेहद ही निंदनीय है। सबको पता था, 100% सबको पता था वो गोल्ड लेके आती। कहीं ना कहीं उसके साथ साजिश हुई है, इसकी गहरी जांच होनी चाहिए। और जो बोला करते थे 56 इंच का सीना, अरे कल 56 इंच के सीने की जरूरत थी, कहां गया वो 56 इंच का सीना? आखिर जांच क्यों नहीं हुई? ये गोल्ड हिंदुस्तान का था, ये कहीं ना कहीं साजिश, कहीं ना कहीं राजनीति के तहत ये गोल्ड छीना गया है, हमारा गोल्ड छीना गया है। ठीक, मैं जानना चाहता हूं कि मैं रुको मैं वहां खड़े, रुको, मैं जानना चाहता, रुको भाई। राजनीति नहीं, राजनीति का जो ये उठा पटक है ये नहीं होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं, रुको यार, एक मिनट रुको। मैं ये जानना चाहता हूं कहां साजिश लग रही है आपको, तो उसी पे पॉइंट पे हम फोकस करें, वहीं बहस ले जाऊं मैं। उसकी गहरी जांच होनी चाहिए। कहां गहरी जांच करें, किस पॉइंट पे, किस बात पर? आखिर वजन कैसे घट गया, कैसे डिस्क्वालीफाई? बबीता क्या कोई लूप होल नहीं था? क्या और कोई उपाय नहीं था? क्या रुकिए, चुपचाप खड़े रहिए, 2 मिनट में आ रहा हूं। सुनिए गुप्ता जी, स्पोर्ट्स को समझना, स्पोर्ट्स को खेलना, स्पोर्ट्स का एक श्रोता होना, रसिक होना, ये सब अलग अलग चीजें हैं। अपने बाल तक भैया उन्होंने कटवा लिए। रुको, बाल तक कटवा लिए, कपड़े जो जितने जरूरत हैं वहां तक रखने का उसने उपाय किया, साइकिलिंग करी, लेकिन जब जान पर बन आई, डिहाइड्रेशन यहां इस लेवल तक पहुंच जाए कि जान पर बनाए, वहां पे राजनीति मत करिए, उतनी राजनीति मत करिए। आदमी को जिंदा रहे, अगर मोहब्बत करते हैं स्पोर्ट्स से तो जिंदा रहने दीजिए, क्योंकि कुछ स्पोर्ट्स के टेक्निकल इश्यूज हैं। शरीर का पानी अगर इतना मर जाए, शरीर का, आंख का नहीं कह रहा हूं, आंख का तो मुझे मालूम है, शरीर का कह रहा हूं, पानी तो जान पे बन आती है। मैं आ रहा हूं, ऑफकोर्स आई एम कमिंग यू। ये कुछ आज डेयरी वाले आए हैं, क्या हो गया साहब, किससे बात करें? जी साहब बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम विवेक शर्मा है। हाँ जी, हम बलसवा डेयरी से आए हैं। हाँ जो जी। बलसवा डेयरी के जो पूरी दिल्ली को दूध पिलाता है। जी सर, वहाँ पर डेयरी वाले भी हैं, मकान वाले भी हैं। हाँ जी। फिलहाल वहाँ पे डेयरी 12% है, हाँ, हाँ। 88% रिहायशी है जैसे। हाँ। लेकिन हमारे पूरी बलसवा डेयरी की तरफ से गाय भैंस तो पलती है। गाय भैंस भी पलती है वहाँ पर, हाँ। लोग भी रहते हैं। हमारी तीसरी पीढ़ी है, पिछले 48 साल से हमारे पूर्वज यहाँ पे रह रहे जी, हैं। जी। आज हम पढ़ लिख कर कुछ बन के आगे बढ़ के हमने घर बनाया। मुद्दा वही है, मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूँ, लौट के आ रहा हूँ, उसी जगह आ रहा हूँ। जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। जी, जो ये किसी एनजीओ के वजह से हाई कोर्ट को भ्रमित करके हाँ। 25,000 लोगों को बेघर करने के लिए ये ऑर्डर आया है। हाँ। और ये एक तुगल की फरमान है, जो 72 घंटे के अंदर हम लोगों को अपने घर छोड़कर 25,000 लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ये हमारे घर तोड़ दिए जाएंगे, हमें घर खाली करने का आदेश है 72 घंटे के अंदर। तो हमारी सभी सरकार से विनती है कि क्यों कोई सरकार हमारी तरफ से हमारे साथ क्यों नहीं आ रही, मानवता के साथ भी क्यों कोई नहीं आ रहा है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? विवेक शर्मा। विवेक शर्मा, उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी 26 साल। 26 साल। पत्रकारिता का तकाजा है कि अगर वो आप जानते हैं थोड़ी बहुत चीजें तो नहीं बोलते हैं, तो आप फिर झूठ बोलते हैं, कुछ और काम करिए, पत्रकारिता मत करिए। ये मुद्दा लगभग इससे ज्यादा पुराना है। बलसवा डेयरी को मैं जानता हूं, गोबर और भूसा नालियों में जाता है, चोक होता है।
जी, मैं बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। बिल्कुल, आप बेटे हैं उसके, उस गांव के, उस जगह के बेटे हैं, आपका अधिकार ज्यादा बड़ा है, आपका ज्यादा अधिकार, आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा, और ये पूरा देश जानना चाहेगा आपसे। अगर मैंने छेड़ा है तो जरूर। दूध की बात हो रही, पहलवानी की बात हो रही थी, अब दूध की बात होगी, बात एक ही है। कैसे तैयार करेंगे हम? तो ये जब मास्टर प्लान बन रहा था, मुझे बिल्कुल ठीक याद है, ये मैं किसी दूसरे या तीसरे चैनल में था तब का ये मसला है, अब मुझे याद रहा है थोड़ा बहुत, तो मैं बोले दे रहा हूं। तो भूसा और गोबर चोक होता है, नालियां चोक होती हैं, शहर की दूरियां बढ़ती जा रही थी। उन्होंने कहा कि ये डेयरी जो है शहर के बाहर होनी चाहिए, और वो कहीं एलोकेट करने की बात थी। ठीक है सर, मैं आप ही को पूछूंगा, कहीं एलोकेट करने की बात थी। ये बात आई कि शायद वो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है, दूध कैसे आएगा, हम तो यहीं रहते हैं, मेरा बिजनेस यहां है। तो कुछ धंधों में जब वो बना तो ये कहा गया दिल्ली के लिए कि ये तो हो सकता है, जैसे एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको तो बताया मास्टर प्लान में, लेकिन भैंस भी वही हो और दूध भी वही हो और आदमी भी वहीं रहे, तो ये माना गया कि ये नहीं ठीक है, इसको कहीं प्लान करना चाहिए। लेकिन आपका पॉइंट व्यू जानना मेरा वो है जी। फर्स्ट तो जो आप बोल रहे हो नालियों में भूसा और गोबर जो जा रहा है, हाँ। उसके पीछे का रीजन ये है, जो लैंडफिल साइट है ना, हाँ, वो हमारे चारागृह के लिए हमें दी गई थी। राइट। तो ये 76 में हमें अलॉट किए गए थे डेयरी फार्म। फिर उसके बाद में 92 में इन्होंने वहाँ पे, हमने विरोध किया था उस टाइम पे भी उसका लैंडफिल साइट का, कि भाई ये हमारी चारागृह की जगह है, हाँ। अगर आप ये करोगे तो हमको फिर डेयरिया चलाने में दिक्कत आएंगी। तो फिर भी गवर्नमेंट ने हमारी कोई नहीं सुनी, वहाँ लैंडफिल साइट का वो कर दिया। और ये हर बार जो चुनावी कार्यकाल होता है कि भाई 5 साल में लैंडफिल साइट जो है ड्रीम प्रोजेक्ट होता है सबका, कि भाई हम इसको खत्म कर देंगे, वो तो खत्म इनसे हो नहीं रही बीमारी, और लोगों ने धीरे धीरे जीवन शैली बदली है। आप हर चीज में देखिए संशोधन हो रहा है, आज वक्फ बोर्ड में भी संशोधन हो रहा है, और इन्होंने 1731 अनऑथराइज कॉलोनियों का रेगुलाइज किया था। और किरण रिजिजू जी आज खुद कह रहे हैं, करोड़ों लोगों की दुआओं की बात बोल रहे हैं वो, तो यहाँ पे करोड़ों लोगों ने जो अपना आशियाना बना लिया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं करोड़ों लोगों को आवास प्रदान करूंगा, आवास प्रदान कर भी रहे हैं। और उन्होंने, हरदीप सिंह पुरी ने 2019 में बहुत अच्छा काम किया था कि रेगुलाइज करके, मैं बता नहीं सकता इतनी उनको दुआएं, और जो ये तीसरी बार सरकार बनी है उसमें कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा योगदान है हरदीप सिंह पुरी जी का, जो उन्होंने 1731। और जी सर, ये जो हमारे कोर्टों पे जो लोड है, ये इतने सारे ये सब जो फैले हुए हैं, तो ये भी जब सरकार ऊपर से सिस्टम को बनाती है तो वो नीचे तक सब सुधरता मैं बात तुम्हारा समझो, छोटा सा मसला है, इसमें ज्यादा उलझाव वाली बात नहीं है, मैं समझ गया मैडम। और वो ये है कि आपके जानवर, यानी जो गाय हैं, भैंस हैं, वो और उनका जो बाई प्रोडक्ट्स निकलता है, जो भी चीजें हैं, वो नालियों में चोक होता है, रिहायशी सुविधाएं नहीं बन पाती हैं, स्थितियां खराब होती हैं, सड़कों का बुरा हाल होता है। ये सारी बातें पहले कही गई हैं, इसलिए आपको रीएलोकेट किया गया कि कहीं वो जगह जो बाहर हो दिल्ली से। पर मैं जानना चाहता हूं, वहां जाना क्यों नहीं चाहते हैं आप लोग? सर, अब हम वो व्यवसाय करना ही नहीं चाहते, हम उस चीज से निकल आए। हम 92 में वो चीज, जब इन्होंने हमारी चारागृह और हमारा पूरा सिस्टम ही खराब कर दिया, तो वो हमने तभी से ही ना के बराबर कर दिया। मैंने आपकी बात सुनी। आप हमें दूध में बचत नहीं हो पा रही, बहुत खर्चा है, खर्चा ज्यादा है, प्रॉफिट बहुत कम है। तो पहलवान कैसे बनाओगे यार? फिर पहलवान बनाने के लिए सरकार को हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना हमें लोन। शहर के बीच में तो गाय भैंसे नहीं रहेंगी भाई। आपने बताया था गोबर की प्रॉब्लम है, हमारा गोबर वेस्ट प्लांट था जिसपे इन्होंने बिजली का प्लांट लगा दिया, वो हमसे बिना पूछे छीन ली गई। जी जी जी, देखिए ये बहुत सीधी सी बात है कि रिहायशी जगहों पर इन चीजों को अलग करने के बाद, तुमसे भी पूछ लेता हूं भैया, जिसका घर टूट रहा होता है, सही हो या गलत हो, जो भी हो, वो तो कानून के हिसाब से तय होगा, लेकिन जो रह रहा है, जिसका घर टूट रहा है, उसको जरूर दुख होता है। तो मैं तुम्हारी बात तो सुन लूंगा, लेकिन होना वही चाहिए जो कानून कहे और जो कानून के हिसाब से सही हो, होना वही चाहिए। लेकिन बात सुनने का और कहने का हक तुम्हें है। जी, हम तो कानून के हिक में आके बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम तो कानून से बाहर नहीं जा रहे। कम से कम हमें रिहाइश तो दे दो, हमारे वहाँ घर है, हमने वहाँ डेवलपमेंट करा है, स्कूल लाए, सब चीज लाए। हमारी पीढ़ी, चलो हमारी पीढ़ी ने कर लिया, आज हमारी पीढ़ी नहीं कर पाएगी। हमारे घर तोड़ दे, कौन जाएगा देखने ने? ठीक है, सहानुभूतिपूर्वक बात होनी चाहिए, नहीं सहानुभूतिपूर्वक बात होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर दिल्ली को बहुत सारी चीजों से, दिल्ली के अंदर, मैंने अक्सर ये बात कही, एक समय था जब 15 साल 16 साल पहले दिल्ली को कवर कर रहे थे, और ये बलेश्वर डेयरी तब की है मेरे दिमाग में। मैंने अभी एकदम से देखा आपको तो मुझे समझ में आया, मुझे मालूम नहीं था ये बात। बलेश्वर डेयरी मेरे 15-16 साल पहले की स्थिति पे है। गोबर, भूसा, खली, चोकर, ये सब चीजें चौक होती थी नालियां,
और वो पानी भरता था, स्थितियां खराब थी, डेंगू था, बहुत सारी चीजें थी। इन वजह से इन सारी चीजों को लेकर स्थितियां थी जिसमें मास्टर प्लान पर यह बात कही गई थी, रीओलोकेट करने की बात कही गई थी। ये वही स्थिति है। मुझे मालूम है आपका कष्ट, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, ऑफकोर्स आऊंगा, बिल्कुल। अरे ऐसी क्या बात है बेटा, ये तुम्हारा प्रोग्राम है, तुम बोलना चाहोगे मैं जरूर सुनूंगा। जब हमारे पशुओं को दिल्ली के बाहर निकाल दिया गया था तो हम अभी भी बाहरी दिल्ली में हैं। ये भी दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर किनारे पर। कहाँ रहे हैं आप? हम गाजीपुर, हम बलसवा डेयरी। अब वहाँ भी गाजीपुर अब दिल्ली के बीच में है बाबू। सर प्रधानमंत्री जी की आप लैंग्वेज तो सभी पूरा देश ही आजकल वो छोटी सी भी बात बोलते हैं। गाजीपुर बीच में है अब। अब तुम कहो जो कुछ, लेकिन मैं तो वही कहूंगा जो सच है। सर वैसे सर आप प्रधानमंत्री जी की लैंग्वेज भी तो सुनते हैं कि सर के वो बोल रहे करदाता राष्ट्र निर्माता। सर हम वहाँ पे हाउस टैक्स दे रहे हैं, हम तो तुम बेहतर स्थितियों में क्यों नहीं रहना चाहता, यही मैं जानना चाहता हूँ। तो सर हम उसका संशोधन ही तो करना चाह रहे हैं। तो सवाल तो यह है कि जहाँ पे बेटर कंडीशन हो, बेटर चीजें हो, स्थितियां हो। मैं आ रहा हूँ, एकता जिंदाबाद, आ रहा हूँ। सुनो मेरी बात, अरे मेरी बात तो सुन मेरे भाई। मंच है, उस मंच की तो गरिमा रख लो, तुम्हारी बात तो सुन ही रहा हूं मैं। बात तो वही है जो तर्क दे रहा हूं, कोर्ट जाओगे तब भी ये सारी बातें आएंगी, तो ये सवाल आएंगे, तो सवालों से थोड़ी ना बच पाओगे। तो खड़ो, धैर्यपूर्वक रहो। जी जनाब, मैं लौटता हूँ। प्रतीक भाई मैं यहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ। हाँ, मैं दिल्ली सरकार से अपील करूंगा कि कम से कम इन लोगों को रिहायशी प्रमाण पत्र देकर के इनके घरों को पक्का किया जाए, तोड़ा ना जाए। डेयरी कहीं भी चली जाए, और आए दिन अर्बनाइज होता है। कहीं भी चली जाए नहीं, डेयरी को जाना होगा। देखिए प्रतीक जी, अर्बनाइज हो रहे हैं गांव, अर्बनाइज हो रहे हैं, लेकिन सरकार का ये दायित्व बनता है कि उनको कहीं ना कहीं जगह एलोकेट की जाए। आप इंश्योर कर पाएंगे तमाम सारी चीजों को कि उसी जगह गाय भैंस भी है, जहां पे इनका बच्चा भी है, ये खुद भी हैं, तो चीजों को सिर्फ देख के कि ये आगे हम नहीं कहेंगे, जो चीजें हैं उसको वही रखेंगे। जी मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं, मैं जानता हूं, मैं आपको माटी से जुड़ा हुआ हूं, और मैं इमोशनल मत होइए। मैं उस अखाड़े से भी जुड़ा हुआ हूं, उसकी भी मैं बात करूंगा, लेकिन मेरा सिर्फ सरकार से ये मांग है, इन लोगों को रिहायशी प्रमाण पत्र देकर डेयरी की बात कर दी जाए। सीधा सा सवाल है। ठीक है, लिया बात लिया। अब मैं आता हूं साहब, जो हमारा आज मूल मुद्दा है। विनेश बहन आज 140-45 करोड़ भारतवासियों की आवाज, आन बान और शान है। ये भारतवासियों का दुर्भाग्य है कि एक हम गोल्ड मेडल आने वाला था, उस गोल्ड मेडल से हम चूक गए। लेकिन जो अब तो लग रहा है कई गोल्ड मेडल आ जाएंगे, जितने बोलने वाले वीर खड़े हुए हैं। साहब मैं वही तो कह रहा हूँ, लोगों को कम से और खिलाफ सेना से, राजनीति से दूर रहना चाहिए। ये मेरी देश की आन बान और शान का सवाल है। जी मैं आया, let him speak and the debate is open। जी तेरा बात। विलंब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी। कोई बात नहीं, और मुझे मालूम है दिल्ली की स्थितियां क्या हैं, मुझे मालूम है दिल्ली की स्थितियां क्या हैं, पानी कहाँ है, कितना बढ़ रहा है, कहाँ बरस रहा है, मुझे सब मालूम है। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल शर्मिंदा ना हो, डिबेट में आ गए, यही मेरा सौभाग्य है। जी बोलिए। देखिए विनेश को लेके आज 140 करोड़ की पूरी जनता है, वो उनके कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिए, दूर से आए हैं बेचारे, अपने ही बच्चे तो हैं, दिल्ली के तो रहने वाले हैं, एडजस्ट कर लीजिए, क्या दिक्कत है। जी देखिए विनेश फोगाट, मैं मानता हूं कि आज जितने लोग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेंगे, उनसे ज्यादा 140 करोड़ की जनता उनको सम्मान प्रतिष्ठा दे रही है, क्योंकि एक दिन में उन्होंने जिस तरह से दुनिया के तमाम चैंपियनों को हराया और दिखा दिया, 4 बार के वर्ल्ड चैंपियन टाइटल होल्डर को उसने हराया, बिल्कुल हराया उन्होंने। तो इसलिए वो तो उनकी बिल्कुल फिर राजनीति काहे के लिए कर रहे हैं। नहीं देखिए, सवाल ये है कि अगर एक दिन पहले तक उनका वजन बिल्कुल सही चल रहा था और अगले दिन में वजन में अगर गड़बड़ी आई है, तो फिर वहां पे जो आसपास पूरा इकोसिस्टम है उसके ऊपर तो अगर ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि जांच होनी चाहिए, तो इसमें क्या गड़बड़ी है कि आखिर क्या कोच के तरफ से बाकी जो सपोर्टिंग स्टाफ है या जो भी अलग अलग अथॉरिटीज के लोग हैं, क्या वो इस पूरे मामले को नहीं समझ पाए। यहाँ पे देखिए अभी लोग मिसकोट कर रहे हैं कि वो पहले 53 किलोग्राम में खेलती थी। भाई अलग अलग खिलाड़ी करते हैं, सुशील कुमार भी पहले अलग कैटेगरी में खेल रहे तो उसमें भी पदक जीता, दूसरे कैटेगरी में भी उन्होंने खेला और उसमें भी पदक जीता, तो वो तो अलग अलग अंदर की। देखिए अफसर नहीं, देखिए साहब मैं आपको बता दूं, 53 पे वो खेलती थी, ठीक है, और उन्होंने कहा कि हम दोनों में ट्रायल, मैं तो ट्रायल की बात कर रहा हूं, और मैं दोनों में ट्रायल दूंगी, 50 में और 53, जबकि नियम कहता है कि एक ही पे होगा ट्रायल। तो वो बात अब अलग है, जब वो देश को रिप्रेजेंट कर रही है तो वो हमारी फीलिंग और हमारे घर की है, और वो उसके आगे फिर कोई इफ एंड बट नहीं है, फिर भी कोई इफ एंड बट नहीं है। और ये कहना कि उसमें आप मुझे बताइए ना शंका कहां पे है,
शंका यह है कि आखिर अचानक से वजन कैसे बढ़ गया, आखिर ये कैसे पता बढ़ गया ये। और दूसरी चीज, भारत अगर विश्व गुरु है, हम मानते हैं कि हम लोग विश्व गुरु वाले स्थिति में हैं, तो वैसे स्थिति में देखिए दुनिया के तमाम दूसरे खिलाड़ी भी आ रहे हैं इस मामले में। अगर ओलंपिक कमेटी के नियमों में अगर गड़बड़ी है तो भारत को एक गंभीर वहां पे जो है कि दर्ज करानी चाहिए असहमति खेल के नियमों जो। मैं बड़ी देर से नब्ज नहीं पकड़ पा रहा था, मैं नब्ज नहीं पकड़ पा रहा था। मसला साला रखा कहाँ है, किस जगह रुका हुआ है, वो नब्ज नहीं मिल रही थी मुझे, डिबेट की नब्ज नहीं। आ रहा हूं, रुको अयोध्यावासी, देर से उठते हो, मुझे नब्ज नहीं मिल रही थी। हाँ मिल गई, बहुत देर में मुझे नब्ज मिली। दिक्कत ये नहीं है कि वो जीती या हारी, कि भारत तो विश्व गुरु है, भारत तो यूक्रेन का युद्ध रुका रहा था, ये है। हाँ सर, हाँ सर, इस खेल में कई तरह की गड़बड़ियां हम लोगों को नजर आई है, हम लोगों ने देखा। मैंने तो आप तंज कर रहे हैं ना। आखिर सदन में चर्चा क्यों नहीं हो रही इस पे? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी पीछे हट रही है? क्यों कुर्सी छोड़ भागे जा रही है भारतीय जनता पार्टी? कि वो मोदी जी को गाली नहीं दे पा रहे हैं। दिक्कत यह है कि विपक्ष इस बहाने मोदी जी को गाली नहीं दे पा रहा। आया जी, बोलिए। मैं भैया जी के माध्यम से इन्हें बताना चाहता हूं, जो भी विपक्षी ये वैसी बात कर रहे हैं, विपक्षी भी अपने ही है। पहली एक बात ध्यान रखा करिए, गलती से निकल गया, चलो कोई बात। जो विपक्ष है या ये बच्चा है, ये आया है, ये भी अपना है और विपक्ष भी अपना ही है। तो कोई ऐसा नहीं कि लेकर डंडा जुड़ जाएंगे समाजवादी के ऊपर, ये नहीं है। सर मैत्री भाव से बात करेंगे। हाँ जी, हाँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बचकानी बातें ये न करें। वहाँ पर हर एक प्रकार की जांच पड़ताल हुई और उसके बाद ये कमियां निकली। तुम क्या सोच रहे हो? सुनो मेरी बात। डॉक्टर पारदी वाला जाना माना वो स्पोर्ट्स मेडिसिन वाला आदमी है वो, और कितना सपोर्ट स्टाफ लगातार कोशिश कर रहा होगा, इसका सिर्फ अंदाजा लगाओ, क्योंकि गोल्ड के मुहाने पे बैठे हैं और उसमें राजनीति की जरा सी बू आपको लग रही। कैसे लग? मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा जरूर आ रहा। तुम्हारा घर इंपॉर्टेंट है, मुझे मालूम है, और मैं तुमसे एक बार फिर जरूर पूछा, रोना नहीं, बहादुर हो तुम, दिल्ली के रहने वाले हो। नहीं बेटा, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, तुमसे पूछूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तुमसे जरूर पूछूंगा। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मासूम। हाँ, क्या नाम है? मासूम। मैं मासूम आ रहा हूं तुम्हारे पास, बिल्कुल चिंता नहीं जी। जनाब अली अमित जी। सर, रामर और लोहिया जी ने कहा था कांग्रेस के पास 3 हथियार है, भय, भ्रांति, भगदड़। ये तो देश तो सीधे राजनीति ना करो, मैं सीधे स्पोर्ट्स में आओ, तुम मुद्दे पे आओ। मुद्दे पे आ रहा हूँ। क्या इस देश में क्या इनको नहीं पता है कि जब मार्च में क्वालिफाई मैच चल रहा था तो विनेश ने पहले 53 किलोग्राम सारी बात हो चुकी है, लेकिन वंस शी रिप्रेजेंटेड आवर कंट्री देन कोई क्वेश्चन नहीं है इवेंट, बट ना तो 50 का ना 48 का। अगर वो 53 में गई है और अगर वो 50 में गई है तो वो देश की है। तो इसलिए मार्च में मैंने बात कही, वो खत्म हो गई बात, वो संदर्भ खत्म हो गया। अब वो इस देश को रिप्रेजेंट कर रही है, देश की बेटी है, खत्म हो गई बात। बस अभी जैसे अजय अरोरा जी कह रहे थे ना, तिरंगा उनके कंधे पे रहे, इनकी पीड़ा यही है कि वो जो तिरंगा कंधे पे रहे उसमें चक्र ना हो, हाथ का छाप कैसे आ जाए, इनकी पीड़ा ये। अरे ये गलत ना, अमित आई डोंट एग्री। बेटा आ गया, मैं आ गया, बेटा आ गया। नहीं राजेंद्र, नहीं। कल से सर मैं देख रहा हूँ UWW का ये रूल है, प्री डिफाइंड रूल है, और जब 1 किलोग्राम भी अगर ज्यादा होगा तब भी नहीं। और सुनिए, महावीर फोगाट जी जो खुद कोच हैं, जब उन्होंने कहा कि देखो नियम के तहत हुआ है, फिर भी संदेह पैदा करना भी समाजवादी पार्टी ने। मैं तो एक बात कहूंगा ताऊ जी को, मैं महावीर साहब जी को कहना चाहूंगा, आप पे गर्व है, हमें आपके परिवार पे हमें गर्व है। 100 बार सैल्यूट है आपको, 100 बार सैल्यूट है, 100 बार सैल्यूट है। और एक बात इंश्योर करनी चाहिए कि जब वो आए एयरपोर्ट पे तो ताऊ जी ही नहीं, सारे लोग जो हो सके उनके पास जरूर पहुंचना चाहिए, और वो देश की बेटी है जी। मैं आ रहा, मैं आ गया। गिव मी अ सेकंड, मैं आप ही का। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, यही तो बात कहनी थी हमें सदन के अंदर कि हम एयरपोर्ट जाना चाह रहे थे।
आप क्यों नहीं बोल दे रहे थे आप? जी नहीं बोला मैंने, सदन में यही बात कर रहे थे। सदन में चर्चा हो रही थी, आखिर कोई दिक्कत है तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी आगे सामने आके जवाब दे रही है, क्यों नहीं चर्चा कर रही है? हम खुद बैठिए 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 बैठिए, मैं दे रहा हूँ वजन के जवाब, मैं आप भी दे लेता हूँ वजन, खुशी लड़ी है ना आपने। जी मैं एक गुप्ता जी सर एक क्लैरिफिकेशन ले लें देन जी। प्रतीक जी देखिए, मैं अखाड़े से जुड़ा हुआ हूँ, राजनगर। मुझे 2 सेकंड लगे पता करने में, लेकिन आप अखाड़े से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज अगर सरदेश श्री मुलायम सिंह यादव जी अगर आज धरती पर होते, क्योंकि वो अखाड़े से जुड़े थे, वो पहलवान थे। अरे पहलवान थे भाई। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ ना, हम जानते हैं पहलवान थे। अगर आज वो इस बात को सुनते तो आज वो अपने आप पे शर्मा जाते, शर्मा जाते। बोला क्या गलत बोला मैंने, क्या गलत बोला? वजन की बात कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ। मैं वजन की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जवाब क्यों नहीं दे रही? सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? अरे सरकार का जवाब है ना, आप सरकार सदन में क्यों नहीं बोलते? ये सब बोलेंगे ठीक ठीक सदन में क्यों नहीं बोलते? अरे प्लीज मैं सदन में सब चुप, कोई नहीं बोलेगा। अच्छा ठीक, आइए आइए आइए, मैं आराम से आप सही हो तो बोलो अपनी रुको 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 अमित रुको जी। ये कहते हैं जो बात कही उन्होंने उस पर, हाँ जोश में ना हो, पानी पियो। हाँ वजन सोने से भी बढ़ता है, वजन अगर आप इतना पानी पियोगे ना उससे भी बढ़ता है। और जब नेचुरल कैटेगरी वो हो। अब मैं आता हूँ। हाँ 50, 48 और 53, 53 से नीचे फोगाट बहन 53 से 50 पे लड़ रही थी और उस वजन को नीचे कर रही थी। तो आपको समझदारी होनी चाहिए, 53 से घटा के आप 50 पे ले आए और 50। अरे मैं आ तो रहा हूँ ना, अरे जांच के लिए भी बोला है सरकार ने जांच के लिए भी बोला है। आप जांच हो, सदन में चर्चा, सरकार ने जांच के लिए भी बोला। जब चर्चा होती है भाजपा वाले आप भाग जाते हैं, कभी माइक बंद कर देंगे, कभी एमपीओ को बाहर। मैं कुछ बोल सकता हूँ डेयरी के लिए? बिल्कुल डेयरी पे जरूर सुनेंगे, मैंने डेयरी पे बात करी। एक बस आपके गोबर के बारे में बोलना चाहता हूँ। जो आप कह रहे हो नालियों में गोबर जा रहा है, भूसा जा रहा है, हमारा 16 रुपए किलो गुस्सा है जी। हम 16 रुपए किलो वाला गुस्सा नाली में कैसे दे देंगे? और गोबर हमारा बिकता है जी 300-400 रुपए बुग्गी, और पहले भी बिकता था, अब भी बिकता है। ये झूठी अफवाहें फैला के हमारे को बेघर किया जा रहा है। देखो भैया मैं खुद जाके सर्वे कर लो, आप खुद जाके, जो हमारी गोबर गिरने की जगह थी ना वो भी हमारे से छिलनी, वहाँ प्लॉट कटवा दिए। मास्टर प्लान का हिस्सा था कि जो आप, मेरी बात सुन लो, मेरी बात भैया, मैं कोई तुम्हारे परिवार और तुम्हारे घर के साथ पूरी सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। अगर कोई किसान का बच्चा है तो उसको सबको बताया कि दूध कैसे निकलता है और गोबर कैसे। अरे मेरी बात तो सुनो मेरे बाबू, क्या नाम है आपका? अगर मेरा नाम राजकुमार नाम है। तो राजकुमार जी, ये अरे किसान का बेटा है। जानवर कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है कि पैक करके रखोगे आप, उसके साथ रहना पड़ता है सर। अरे बेटा ये सब बात सुनो, अगर किसान हो तो छत पे थोड़ी ना गेहूं उगाओगे। पशु कोई फैक्ट्री नहीं है जो उसको बंद करके रखा जाएगा। तो फिर शहर के बीच में वाली जो हमारी जगह थी सर, आप उसको तो रखी ना, आप हमारे बच्चों, वो चारा के उतने लोगों के लिए सफिशिएंट था, उतने जानवरों के लिए छोटा। नहीं सर, वो छोटा नहीं है सर, 10 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है लैंडफिल साइड। ठीक, मैं आ गया जी जनाब अली। हाँ जी देखिए, पहली बात तो विनेश फोगाट मेडल से चूक गई। अच्छा नहीं बोले तो क्या एहसान दिखा रहे हो कि नहीं बोले? क्या बोलना है आज? हाँ रुको। देखिए, पहली बात तो विनेश फोगाट मेडल से चूक गई, इसका दुख सबको है। कम से कम खिलाड़ियों को भाजपा, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी में ना बांटे। खिलाड़ी देश का है, देश के सम्मान के लिए लड़ रहा है। जब वो जीत करके आता है सबका गौरव होता है, राष्ट्र का गौरव है, राष्ट्र का गौरव है। और जब वो जीत नहीं पाता तो सबको उतना ही दुख। और ऐसी दुखद स्थितियां आ जाएं तब भी राष्ट्र को साथ में खड़े होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले ही कहा कि आपको ओलंपिक एसोसिएशन के खिलाफ जितना स्ट्रांग प्रोटेस्ट हो सकता है आप करिए, आपको फैसिलिटी से लेके जो चाहिए सब लीजिए। पार्लियामेंट के अंदर खेल मंत्री ने पूरा वक्तव्य अपना डिटेल के साथ दिया, लेकिन अगर उसके बाद भी उसमें कोई पॉलिटिक्स ढूंढना चाहता है तो भैया आप मतलब मीडिया खुली है। मैं बताता हूं अभी आपको अगर कुछ चीज लग रही है तो एक बहुत अच्छी खबर यह है कि भारत स्पेन से जीत रहा है, गोल से ब्रॉन्ज मेडल के लिए जीत रहा है। मैं आया, बिल्कुल आया, ब्रॉन्ज मेडल